अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक वक्त था कि कराची की सियासत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ हुसैन के नाम का डंका बजता था। ये शहर और खास तौर पर का मुहाजिर वोट बैंक अल्ताफ हुसैन के नाम पर था। मगर फिर हमने देखा कि एक साल के अरसे के अंदर अंदर यही जमात इतनी ज्यादा तकसीम का शिकार हो गई कि इसका फिर से इकट्ठा होना नामुमकिन सा हो गया। यह एमक्यूएम की 35 साल तारीख का शायद बदतरीन साल है। एमक्यूएम इससे पहले भी तकसीम हुई, मगर या तो वो लोग गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे या फिर अलहदा होकर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। फिर कराची ऑपरेशन के आगाज और मुस्तफा कमाल की वापसी ने एक ऐसे अमल का आगाज किया जिसके बाद मुत्तहदा मुत्तहिद ना रह सकी। बराह रास्त एमक्यूएम के उस कायद पर उंगलियां उठी जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज के प्रोग्राम में मुझे बात करनी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस तकसीम, मुहाजिर वोट बैंक, कराची की सियासत और आइंदा इंतखाबात के हवाले से। और यह बात होगी एमक्यूएम के धड़ों से अलग होकर नई बनने वाली जमात से और एमक्यूएम को खैराबाद कहने वाले रहनुमाओं से। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एमक्यूएम लंदन के मुस्तफा अजीजाबादी, पाक सरजमीन पार्टी के रजा हारून और सीनियर सियासतदान नबील गबोल मौजूद होंगे और अलग अलग सेगमेंट्स में इनसे बात होगी, मगर बुनियादी इशू यही रहेंगे। हमने इस प्रोग्राम में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी थी, मगर उन्होंने अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली थी। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनके सामने मैं कुछ बड़े ही बुनियादी सवालात रखूंगा। पहला सवाल तो यह कि एमक्यूएम इस कदर तकसीम का शिकार क्यों हुई है। दूसरा यह कि इस तकसीम का वोट बैंक पर जो है वो क्या असर पड़ेगा। तीसरा कि क्या तकसीम होने वाले धड़ों का फिर से इकट्ठे होने का कोई इम्कान मौजूद है या नहीं। और चौथा और सबसे आम शायद सवाल यह कि कराची की सियासत और 2018 के इंतखाबात के हवाले से इन धड़ों की हिकमत अमली क्या होगी। मैं आगाज करूंगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है मुस्तफा अजीजाबादी साहब, उनसे हम बात करेंगे। एमक्यूएम लंदन के सीनियर रहनुमा मुस्तफा अजीजाबादी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं तो एक तो सबसे पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ पिछले हफ्ते, उस पर ताज़ियत करना चाहता हूं। और जो मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा वो अल्ताफ हुसैन के एक इंटरव्यू जो कि हालिया उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर से एमक्यूएम पाकिस्तान पर जो है वो भरपूर अपना गुस्सा निकाला और ये कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है। क्यों आप समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि फारूक सत्तार चला रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अदर साहब। देखिए, सियासी जमातें बनाना और उनको काम करने देना, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी माशरों में या उन सियासी जमातों को तकसीम करना जमहूरी माशरों में ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं हुआ करता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की ये सियासी तारीख रही है जिसको हम बदल नहीं सकते, ना इनकार कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बेशतर जमातें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से उनके समझ लीजिए कि ड्राइंग रूमों में जिन्होंने जन्म लिया और वो उनको लाया गया, सरपरस्ती की गई उनकी। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि वो सियासी जमातें कि जो किसी न किसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ अनासिर के लिए जो है वो यूँ समझ लें कि वो उनसे नाराज़ हों, तो उनकी उन सियासी जमातों में तोड़ फोड़ का उनमें ग्रुप बनाने का अमल किया जाता रहा है। ये हुआ है, तमाम सी सियासी जमातों में ग्रुप बनाए गए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून में भी मुस्लिम लीग में भी ग्रुप बनाए गए। एमक्यूएम के बारे में भी 92 में जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त यहाँ तक कि उस वक्त जो चीफ थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब जब दीगर सियासी जमातों में ग्रुप हो सकते हैं तो एमक्यूएम के ग्रुप क्यों नहीं हो सकते। तो कोशिश की गई, हकीकी बनाई गई, और लेकिन वो नाकाम रहा। आपका इल्जाम, देखिए मैं माजरत आपकी मैं बात काट रहा हूं, मगर आपका इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पे क्यों? आपने बाकी जमातों का हवाला दिया, पीपल्स पार्टी में जो है वो मुर्तजा भुट्टो साहब की जो बीवी थी उन्होंने बनाई, मगर वो अपनी उस वहां पर एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं आया। मुस्लिम लीग के जो इतने ग्रुप बने वहां पर कभी वो अपने अपने तौर पर बनते रहे, शख्सियात बनाती रही, तो वो तो एक सियासी एक एक्टिविटी है। आप लोग एस्टैब्लिशमेंट की हमेशा बात करते, ऐसा क्यों है? देखिए, मतलब हमारे खिलाफ, जैसे मैंने 92 का जिक्र किया आपके सामने, 92 में हमारे खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान उसके आगाज में उस वक्त के आर्मी चीफ ये फरमाते हैं
कि साहब जब दीगर जमातों में ग्रुप हो सकते हैं तो एमक्यूएम के क्यों नहीं हो सकते? बनाया गया ना, और मैं यही हकीकी को समझना लाया चाह रहा गया। था कि आपके तरफ भी तो अपने तौर पर जो है शख्सियात ग्रुप बना सकती है ना इसमें तो। देखिए देखिए, सियासी जमातों में किसी भी नुक्ता, किसी भी मामले पर इख्तलाफ राय लोगों में होता है, हम्म। और नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद जो है लोग अपनी जमात में रहते हैं, और बाज़ लोग यूँ समझ लीजिए कि जमात से अलहदगी भी इख्तियार कर लेते हैं। ये मामला कतन मुख्तलिफ है इससे कि ये हो कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो है वो हम्म। किसी ग्रुप को सपोर्ट करें, उनकी अच्छा। सरपरस्ती करें, उनको लाएं। तो ये तो ऐसा रहा है ना कि जिनसे इनकार नहीं किया जी। जा सकता। खुद यूं समझ लीजिए कि जैसे मतलब मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जनरल हमीद गुल साहब, वो तो ये कौम के सामने फखरिया तौर पर इस बात का बरमला एतराफ करते थे कि आईजीआई उन्होंने बनाई, यानी कि अच्छा। उनके दौर अच्छा, में तो जो आप इदारे ने देखिए बनाई। जितनी तो ये जितनी हुआ है। मैं अब आपकी यहाँ बात भी समझाऊं, आप ये कह रहे हैं क्योंकि पहले ये सब कुछ होता रहा है, तो इस लगता है कि इस मर्तबा भी ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनवाई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। आप अच्छा, अब मुझे एक और चीज, आप मेरे जी पास क्योंकि मुस्तफा भाई टाइम कम है, मैं जी जी, ज्यादा इश्यूज जरूर है जिन पे जरूर बात करना चाहता हूं। ये जी। 35 साल दौर में पहली मर्तबा हुआ है कि इस कदर हमने तकसीम देखी है। कुछ तो अपने ग्रुप बन गए, कुछ नई जमातें बन गई। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? ये वक्त क्यों आ गया एमक्यूएम के ऊपर? देखिए, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 92 का हवाला दे, ये उसी का तसलसल है। उस वक्त भी कोशिश की गई कि अल्ताफ भाई को इस तहरीक से, पार्टी से माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और लेकिन अल्ताफ भाई ने तो कौम और तहरीक को बचाने के लिए उस वक्त अपनी सियासत से दस्तबरदारी भी इख्तियार की, लेकिन वो जो कुछ वादे किए गए थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो नहीं पूरे हुए, कौम पर जुल्म होता रहा। तो ये सब उसी का तसलसल है। अच्छा। बहुत मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें की जाती रही हैं। हकीकी का तजुर्बा नाकाम हो गया तो पीएसपी बनाई गई, कुछ लोग जो एमक्यूएम से निकाले गए उनको तोड़ा गया, लाकर फिर वो एक पीएसपी बनाई गई, पाक सरजमीन पार्टी। अब ये जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, तो ताकत के जरिए, जबर के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि उन्हें अल्ताफ भाई से अलग किया जाए, और फिर कोशिश ये की जाए कि एमक्यूएम को हाईजैक कर लिया जाए। तो वो अमल किया जा नहीं, रहा मगर है, अगर वो उसकी लोग भी, कोशिशें की जा आप रही ये हैं। कह रहे हैं कि अगर वो लोग भी मजबूर हैं और मजबूरी में ये सब काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोग उनके हवाले से इतना इस तरह के सख्त अल्फाज या उनको मुर्द इल्जाम फिर क्यों ठहराते हैं? ये तो दो मुख्तलिफ देखिए, बातें होगी ना। मैं इसमें अर्ज करूं रहमान अदा साहब, चूंकि आपके प्रोग्राम में वक्त कम है। देखिए, मजबूरियां अलग होती हैं, ख्वाहिशात अलग होती हैं, और यानी कि आप ये देख लीजिए ना कि ठीक है, बाज हालात में ऐसी पॉलिसियां होती हैं कि तहरीक के सेकंड और थर्ड लीडरशिप जो है वो उसको उसके समझ में नहीं आती, या इख्तलाफ राय जैसे मैंने कहा। लेकिन इख्तलाफ राय का कतन ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ही पार्टी के, अपनी ही तहरीक के कायद की न सिर्फ मजम्मत करें, बल्कि आप कहेंगे जब आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा दी जाए, और उनसे उनकी ही बनाई हुई जमात को हाईजैक कर लें, और पार्टी के जिम्मेदारों और कारकुनों को भी कहें कि वो भी कायद से लाताल्लुक इख्तियार कर लें, तो ऐसा नहीं हुआ करता, जो कि अफसोस के साथ ऐसा हो रहा है। अब जहां तक एक तरफ तो ये अमल है, लेकिन देखिए जिस तरह से ये एमक्यूएम, जिसकी जड़ें ड्राइंग रूमों में नहीं, अवाम के अंदर हैं, अवाम में हैं, अवाम से जन्म लिया है इस तहरीक ने, तो बरसों की कुर्बानियां, बरसों की जद्दोजहद है। तो यहां तक अल्ताफ भाई जो है चंद दिनों में सरकारी सरपरस्ती से नहीं पहुंचे, बल्कि बरसों की जद्दोजहद कुर्बानी। अच्छा, मुझे एक चीज तो इसी बताइए। तरह से एक जुमला देखिए, हाँ। नुक्ता मुकम्मिल कर लूं, तो बरसों तक यहां पहुंचे, इसी तरह किसी की ख्वाहिश या जबर से रातों रात में, चंद दिनों में आप लोगों के दिलों से अल्ताफ भाई की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। नतीजा ये कि आज भी कराची हो या सिंध का कोई भी शहर हो, अल्ताफ भाई के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, वो अल्ताफ भाई का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऑल राइट। अच्छा, कुछ लोग मगर आप मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई इम्कान है कोई इन धड़ों का, या जो मुख्तलिफ लोग अलग हो चुके हैं दोबारा इकट्ठे हो जाएं? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कोशिशें तो हुई हैं इस हवाले से। देखिए, इसमें सीधी सीधी बात यह है
कि हमारी किसी से कोई जाती ना अल्ताफ भाई की किसी से कोई जाती दुश्मनी हुए, एक उसूल की बात है, उसूली जो कुछ लोगों ने गलत अमल किया तहरीक के और क़यादत के खिलाफ। अब यह है कि अगर कोई अपनी गलती पर निदामत और उसको गलती को तस्लीम करना जरूरी है, और फिर जो कुछ किया गया है पिछले दिनों, अगर उसका इजारा इसी तरह से हो सकता है कि आपको कौम के सामने, जिस तरह कौम के सामने ये गलत अमल किया गया, इसी तरह कौम के सामने इस गलती को तस्लीम भी करना पड़ेगा। जो जिससे कारकुनों और अवाम का दिल दुखा है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, यकीनन ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है, लेकिन यह है कि जो किसी की मर्जी, किसी की ख्वाहिश, किसी की विश लिस्ट पर अमल करते हुए इस इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए जो अमल कोई करे या कर रहे हो जो लोग, तो उनको मैं समझता हूँ अवाम अच्छी नजर से नहीं देखा। अच्छा, तो आप अभी अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो 2018 के जो इंतखाबात हैं उसमें क्या करेंगे? क्या को अपने कैंडिडेट लेकर आएंगे, एक अलग से पार्टी के तौर पर जो इसमें शिरकत करेंगे? क्या सोचा, क्या है आपने लंदन में बैठे हुए लोगों ने? रहमान अदर साहब, जैसा मैंने अर्ज किया, ये तहरीक ना सिर्फ मेरी है, ना ही ये लंदन में और जो दीगर जिम्मेदारान हैं ना उनकी जात की तहरीक है। ये तहरीक अवाम की तहरीक है, और जिसके लिए हमारे हजारों कारकुनों ने अपनी जानें दी हैं, शहीद हुए हैं वो। तो इसको हम ऐसे इतनी आसानी से तो मतलब कुछ लोग ये चाहते हो, उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि इसको कमजोर करें, खत्म कर दें, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब जहां तक ताल्लुक है इंतखाबात का, तो इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, इस सिलसिले अभी कुछ कहना जो है वो कबल वक्त। ठीक है, राइट। मुस्तफा अजीज आबादी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुस्तफा अजीज आबादी की गुफ्तगू आपने सुनी लंदन से। लंदन के रहनुमा जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। और अभी एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो यही जो इश्यूज हैं इन पर बात होगी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने बातें की, एक तो एक कराची की सियासत, फिर मुहाजिर वोट बैंक और एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं जो तकसीम हुई है। अब इन्हीं सारे इश्यूज पर बात करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करूंगा, ये जो कराची की सियासत है और जिस तरह से मुत्तहदा की सियासत है, एक वक्त था कि ये पार्टी बड़ी मजबूत थी, मगर उसके बाद हमने इसमें देखा तकसीम दर तकसीम होती रही, और ये लगता है कि ये प्रोसेस अब भी जारी है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? क्यों मुत्तहदा इस तरह से तकसीम होती गई और मुत्तहिद ना रही? सिर्फ एक वजह है, नाकाम लीडरशिप थी। महाजिर कौम, उर्दू स्पीकिंग कौम को धोखा दिया। एक आदमी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पूरी पार्टी का इस्तेमाल हुआ। लोगों के जज्बात की, पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह में रहने वालों के हकूक के असूल की जिद्दोजहद नहीं की। नाकामी हुई है, नजरिए की नाकामी हुई है। नजरिया देने वाले की फिर जो हरकत और सकनात हमारे सामने आई हैं, वो तो किसी तौर भी रवायतन, इखलाकन, कानूनन, किसी भी जुमरे में आप उसको देखें तो वो पूरी कौम, पूरे शहरों, उसकी नुमाइंदगी, जिन लोग के आदमी, सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। उस शर्मिंदगी के नतीजे में बहुत से लोगों ने ये जमात छोड़ी। बहुत से लोगों ने देखा कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के किसी मसले को हल करने में कहीं पे भी मुखलिस, सिंसियर नजर नहीं आती। लोगों ने ये समझा कि अब हकूक और हमारे मसाइल का हल इस जमात में, उस लीडरशिप के पास नहीं है। फिर आखिरी जो नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो उनके लीडर का पाकिस्तान के मुखालिफ बारात तवातुर के साथ तकरीरें करना, और फिर 22 अगस्त के दिन उसकी पूरी एपिसोड का क्लाइमेक्स होना और वहां पे उनका पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाना। ये वो चंद बुनियादी बड़ी वजूहत हैं। ये एक शख्स, ये दो चीजें आपने मेंशन कर दी ना। एक आपने कहा कि जो वोटर था वो उसको वो नहीं मिला जो उसकी तवक्को थी, और दूसरा अल्ताफ हुसैन की जो तकारीर थी और जो बयानात थे। मगर आपने इंतखाबी सियासत को सर बड़ा करीब से देखा है, जब मुत्तहदा के साथ भी थे,
अभी भी आप करीब से देख रहे हैं। अब जो मुहाजिर वोट बैंक का फिनोमेना है जिसके हवाले से हम बात करते हैं, जो कराची में मौजूद है, हैदराबाद में मौजूद है, दीगर शहरों में, उस पर इस सारी डिवीजन का, इस सारी तकसीम का उस पर क्या कोई असर पड़ रहा है? यार हमारी बहुत बदकिस्मती है पूरे मुल्क में। पाकिस्तान के अवाम की इतनी ज्यादा बदकिस्मती है कि दे डिजर्व अ लॉट बेटर, पूरे पाकिस्तान के लोग। इनकी किस्मत इनको कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा। और हम लोग जो इन पेटी इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं, आप देख लें भुट्टो का वोट डिवाइड ना हो जाए। भाई भुट्टो का वोट एक जगह है तो सिंध क्या खुशहाल है? क्या अंदरूनी सिंध जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं? क्या शहद फ्री मिल रहा है? क्या लोगों को तालीम फ्री मिल रही है? क्या कोई मॉडल शहर है? क्या पंजाब में एक आध शहर को छोड़कर, क्या पंजाब जो है वहां पे क्या मतलब सब कुछ ठीक है? हर चीज ठीक चल रही है? क्या खैबर नहीं हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि ना उनके वोट का सही इस्तेमाल होता है, अच्छा, ना कोई भी हुक्मरान आने वाला उनके हकूक की बात करता है, उनके हकूक के हल के लिए कोई काम करता है। यार इतनी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, हमारे यहाँ सेहत के मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में और सिंध में खसूसन। 43% बच्चा हमारा जो है वो इस बीमारी का शिकार सिर्फ इसलिए, मेल न्यूट्रिशन और पीने के साफ पानी के ना होने से। हमारे स्कूलों की हालत देखें आप, किस किस चीज को लेंगे। ये तो मैं कह रहा हूं बदकिस्मती के इस तरह के लीडरान हमारे सरों पर मुसल्लत हैं कि हम खानदानी नामों के पीछे, एक नस्ली सिलसिले के पीछे और नाकाम लीडरान के पीछे जिन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया, हम अपनी कौम को क्यों झोंकने को तैयार रहते हैं? हमारा फर्ज है, हमारा भी वोट बैंक और मीडिया का भी, कि वो लोगों को, अवाम को एजुकेट करें कि खुदा के वास्ते अपने आने वाले कल को बदलने के लिए अपने आज को बदलें। ठीक, मगर सर वोट बैंक आप समझ रहे हैं कि वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल इससे हटकर है। यार बॉस मैं बताऊं वोट बैंक से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब क्या फर्क पड़ गया? 8 साल से एक मुंतखब हुकूमत, सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमत ही तो है सिंध में, सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमतें ही तो हैं। ये वोट बैंक के इन्होंने किस एक आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली आ गई? रहमान मुझे ये बताएं। चाहे वो केएमसी हो या वो सिंध हुकूमत हो या वो रेस्क्यू की फायर, कुछ नहीं कर सकते हम। क्या वोट बैंक? किस वोट बैंक की तलाश है हमें? क्या होगा इस वोट बैंक से? हमें बड़ा लोगों को एजुकेट करना है नमान भाई, खुदा के वास्ते। वोट बैंक के नाम पर हमने इलाकों की डिविजन्स नहीं करनी। अच्छा, मैं अब चाहता था, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर सर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा था। और अब ये भी, अब आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों की मेंबरशिप बढ़ रही है, बड़े मकबूल हैं। एमक्यूएम लंदन कहती है कि हमारे भी लोग मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है जी हम तो अभी तक असेंबलियों में और अभी भी जो है वो हम उसी तरह से उतनी ही ताकत रखते हैं। ये सर दावे अभी तक तो सिर्फ दावे हैं, असल में यार क्या होगा? किस तरह से पता चलेगा कौन ज्यादा मकबूल है, कौन वाकई जेन्युइनली यहां पर काम कर रहा है? पाक सरजमीन पार्टी फॉर दैट मैटर देखें, हमें कायम हुए 7 माह का अरसा हुआ है। हमने ना सिर्फ सिंध के तमाम अजला में बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में अपना सेटअप मुकम्मल कर लिया है तंजीमी। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखें हर सियासी जमात, खसूसन पाक सरजमीन पार्टी अगले इलेक्शन की तरफ नहीं देख रही बल्कि अगली नस्ल को देख रही है। अच्छा। हमें इस बात को इंश्योर कराना होगा कि हम पॉपुलैरिटी की तरफ ना जाएं। अवाम भी, इदारे भी, मैंडेट भी एहतसाब करें उन सियासी जमातों का जिनको वो मैंडेट देती रही है और उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। बुनियादी मसाइल रहमान भाई, एक आम आदमी क्या है उसके लिए? पीने का साफ पानी वो ये नहीं दे सकते, रहने के लिए एक छत वो नहीं है उसके पास, खाने के लिए रोटी वो नहीं है उसके पास, उसके बच्चों की तालीम फ्री हो, मयारी हो वो मुमकिन नहीं है, उसके बच्चों का उसका इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री हो जो पाकिस्तान का ही कहता है वो नहीं है। कौन सा मैंडेट यार? ठीक, तो आप अभी नंबर गेम में नहीं पढ़ना किया है, इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा। हमें सपोर्ट ना करें बेशक यार, नथिंग डूइंग, हमें वोट ना दें। हम ये मसला पाक सरजमीन पार्टी का या चंद लीडरान का नहीं है, पूरी कौम का है। मैं तो कह रहा हूं जिसको वोट देना है उसका एहतसाब करके वोट दो, उसको अकाउंटेबल ठहरा के वोट दो, उसको पाबंद करो कि जिस चीज का वो वादा कर रहा है वादे पूरे करेगा। ये सिर्फ वादों की बुनियाद पर वोट और वोट का मैंडेट, यार क्या करेगा वो आदमी जिसका 7 साल बच्चा कल गुजर नाले में हलाक हो गया? उसको जाके बताएं उस इलाके का मैंडेट किसके पास है? कौन है वहां से सूबाई असेंबली का मेंबर? कौन है वहां से कौमी असेंबली का मेंबर? किसके पास वहां पे यूसी चेयरमैनशिप है? कौन है मेयर कराची का? कौन है डिप्टी मेयर कराची का?
उन सब से जवाबदेही होगी नहीं। उस 7 साल बच्चे को कौन जाके उसके वालिदैन को समझाएगा कि मैंडेट क्या होता है? ठीक, राइट। खुदा के वास्ते, मगर खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करें कि खुदा के वास्ते इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं जो उनके मैंडेट के लिए कुछ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के पास है या एमक्यूएम के पास रहा है और इन्हीं जमातों के पास रहा है, पिछली हम दहाई से देख रहे हैं, इन्हीं के पास रहा है, इसके अलावा तो और तो कोई नहीं आया वहां पर। कोई बहुत अच्छी स्टोरी तो नहीं है ना रहमान भाई, अगर उनके पास रहा है तो कोई बहुत अच्छी स्टोरी तो नहीं है, कोई मिसालें तो नहीं दी जा सकती। एक सिवाय मुस्तफा कमाल के 4-5 साल दौर को छोड़ के क्या मिसालें दी जा सकती हैं? जो अगर इनके पास रहा है तो इसी बुनियाद पे इनको आगे मिल जाना चाहिए, या खानदान चला आ रहा है क्योंकि बाप था तो बेटे को मिल जाना चाहिए और बेटा था तो बहन को मिल जाना चाहिए। अगर इसी तरह मुल्क की सियासत चलेगी तो फिर मैं और आप टीवी पर बैठकर बहस कर लें। अच्छा, अब मुझे ये हम लोग बताएं अवाम कि को बेवकूफ बना लें, लेकिन अवाम को उनके हकूक उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक वो उठकर अपने हक के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी पुरअमन तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट करेंगे और सही लीडर को लाएंगे। ठीक है, राइट, आई एग्री। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जिन इश्यूज पर बात हो रही थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, फिर जो मुहाजिर वोट बैंक की जो बात की जाती है, कराची की सियासत और 2018 के इंतखाबात, इन्हीं पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान नबील गबोल साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आपसे ही एमक्यूएम पर जानना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस कदर तकसीम का शिकार हम देख रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं एमक्यूएम में मेहमान अदाकार था, 16 महीने के लिए गया, मैंने देखा हुआ सिचुएशन, हालात देखे, मैंने अपनी गलती का एहसास किया, मैं निकल आया, मैं पहले ही निकल आया। और आपने देखा कि उसके दूसरे दिन ही 9-0 पे रेड भी हुआ, सबको पता चल गया वहाँ कितने असले छुपाए गए थे और सारी हकीकत दुनिया के सामने आई है। अब एमक्यूएम के दड़े जो बने हैं, ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा था कि एमक्यूएम के 4 दड़े बनेंगे, लेकिन अब तक एमक्यूएम के 3 दड़े तो बन चुके हैं, चौथा बनने वाला है। तो आप देखेंगे कि एमक्यूएम 2018 के इलेक्शन में लोग खुद हैरान होंगे कि असल एमक्यूएम कौन सा होगा। लेकिन फायदा जो है कौन बना रहा है? नबील गबोल साहब, चौथा धड़ा कौन बना रहा है? चौथा धड़ा जाहिर है इशरत लिबास साहब हैं, वो बनाएंगे। और उसमें मुझे नहीं पता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ भी साथ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो भी है। और लेकिन आप मैं ये बता दूं आपको कि 2018 के इलेक्शन में जो पतंग लेके ग्राउंड से जब पतंग कटती है ना और लेके बच्चे भागते हैं, इसी तरह जो पतंग लेके भागेगा तो वोट उसी को पड़ेंगे कि लोग वोट देते हैं पतंग को। और पतंग इस वक्त, पतंग की डोर इस वक्त फारूक सत्तार के हाथ में है। अच्छा, मगर फारूक सत्तार पर तो कल अल्ताफ हुसैन ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है। वो फारूक सत्तार साहब का एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक है? आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखें, अल्ताफ हुसैन के किसी बयान को आप इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि वो जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करता है, उसके बयान को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूं। फारूक सत्तार, इस हालात में महाजरों को इस वक्त जरूरत है, महाजरों को इस वक्त जरूरत है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी जमात में जाएं जो उनको उनके मसाइल हल करें। एमक्यूएम अल्ताफ खत्म हो चुका है, एमक्यूएम अल्ताफ का बाप बंद हो चुका है, ही इज नाउ हिस्ट्री नाउ। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए जाहिर है या तो मुस्तफा कमाल की तरफ देख रहे हैं या फारूक सत्तार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एज है वो फारूक सत्तार के पास है। अच्छा। क्योंकि जितने इलेक्टेड लोग हैं, जितने इनकी जो तंजीम है वो फारूक सत्तार के साथ है। तो एक किस्म का जो पब्लिक है, माजिर कम्युनिटी जो वोट देती है एमक्यूएम को, वो फारूक सत्तार को एमक्यूएम पार्ट 2 समझती है। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि ये डोर जो पतंग है ये फारूक सत्तार के हाथ में रहेगा 2018 तक। ठीक है, मगर वो जो हम सुनते थे मुहाजिर वोट बैंक का, क्या उस पर इस सारी तकसीम का कोई असर पड़ रहा है? ये जो इतने धड़े बन रहे हैं, आपने कहा 3 ऑलरेडी बन गए हैं, चौथा भी बनने जा रहा है, तो उस वोट बैंक, वो वोट बैंक क्या देख रहा है, वो वोट बैंक क्या सोच रहा है? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बढ़ जाएंगे कुछ लोग, अभी तक जो है वो अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं वो हैं, बिल्कुल मौजूद है।
वोट बैंक जरूर बटेगा, नेचुरली अच्छा। बटेगा। आपने आपने पिछली मिसालें मैं आपको देखूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कितने दड़ों में बट गई। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि चौधरी शुजात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो गवर्नमेंट बना लेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नईफ 3 दफा हुकूमत में आए हैं। तो इस तरह देखें ये दड़ेबंदियां होती रहेंगी। अच्छा। और इस दड़ेबंदी में जो ये एमक्यूएम का है इसमें वोट बैंक बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा ऐसी कोई जमात नहीं है कराची के अंदर के जो इस चीज का फायदा उठाए। मगर आपको लग रहा है मिसाल कि के तौर सबसे पर ज्यादा अगर इनमें से MQM जो स्ट्रांग है नबील कबूल साहब, आपको ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो मजबूत है, जो इस रेस में सबसे आगे कह लीजिए, वो फारूक सत्तार वाली एमक्यूएम है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वो पतंग की डोर उनके हाथ में है, तो पतंग का निशान उसके टीएसपी वाले पास भी है, नहीं सर, वो उन्होंने आगे कल होगा। जलसा किया हैदराबाद में, वो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए ये है इलेक्शन का साल, और इलेक्शन के साल में सब इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। पीएसपी ने भी, अगर मुझे नहीं पता जलसा उनका कामयाब गया नहीं गया, मैंने नहीं देखा उनका जलसा हैदराबाद वाला। लेकिन ये है कि मैंने कहा ना वोट बटेंगे, मुस्तफा कमाल की पार्टी को जाएंगे, फारूक सत्तार को जाएंगे और अल्ताफ हुसैन की पार्टी को जाएंगे। अच्छा, और इनके लेकिन कोई... मैं आज आपको एक और बात बता दूं। हाँ। एक और बात बता दो सर। कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अच्छा, वो क्यों? उन पे पाबंदी लगेगी। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि वो इलेक्शन मैं ही ये नहीं लड़ समझता हूं सकते? कि मैं ये समझता हूं कि एमक्यूएम अल्ताफ के नाम से इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, नई जमात बनानी पड़ेगी। एमक्यूएम अल्ताफ कोई जमात नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। अच्छा। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन कोई जमात नहीं है। अगर कोई जमात है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जिसके चेयरमैन जो है वो फारूक सत्तार है। मैं आपको तो अगर अल्ताफ हुसैन को इलेक्शन लड़ना है, अगर ये आपकी इस तो उनको बात नई को पार्टी क्या बनानी मैं पड़ेगी। खबर समझूं या आपकी तरफ से कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है? नहीं, आप इसको खबर समझे। अच्छा। बिल्कुल खबर समझे कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन कोई जमात नहीं है, इसलिए एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को इलेक्शन लड़ना है तो उनको नई जमात बनानी पड़ेगी। और इनका कोई इम्कान भी नहीं है। एक तो बड़ा सवाल पूछा जाता है, कभी मुशर्रफ साहब का भी नाम लिया जाता है, कभी किसी और का, कि जी बैकएंड पे बड़ी कोशिशें हो रही हैं इन सबको इकट्ठा बिठाने की, एक करने की। क्या अब वो स्टेज गुजर चुकी है, या आपको लगता है कि अभी भी ये कोई हो सकता है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है इस चीज की? नहीं, टाइम नहीं गुजर चुका है। मीटिंगें हुई हैं, 3-4 मीटिंगें दुबई में हुई हैं जनरल मुशर्रफ के साथ, फारूक सत्तार की और मुस्तफ़ा कमाल की भी, और इशरत अली बात साहब की भी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इन सब जमातों को एक कर दिया जाए, माइनस अल्ताफ हुसैन की जमात। अच्छा। ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं कि ये कामयाब कोशिश होगी। मैं इस पे अपने कमेंट्स नहीं दे सकता, क्योंकि अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। लेकिन आप इसको खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। अच्छा। ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। हाँ, अच्छा, तो कराची शहर की अगर हम बात करें तो 2018 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है, अभी जो हालात हैं, कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है कराची की पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, कोई जमात इस वक्त मजबूत नहीं है, कोई जमात इस वक्त मजबूत नहीं है। एज है फारूक सत्तार वाली पार्टी को, सिर्फ पतंग के निशान की वजह से। दूसरा जो इलेक्शन होगा, अगर इस सिचुएशन में हुआ तो मैं आपको बता दूं कि कौन से इलाके से किस किस को कौन सी पार्टी जीतेगी। मिसाल के तौर पर 5 सीटें एमक्यूएम फारूक सत्तार उठाएगी, 1 सीट जो है एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल उठाएगी। इसी तरीके से जो है इमरान खान की पार्टी पीटीआई 3 सीटें उठाएगी, पीपल्स पार्टी 4 सीटें उठाएगी, और साथ में जमात इस्लामी भी 2 सीटें उठा सकती है। तो इसी तरह एक जो है एक खिचड़ी पक जाएगी, किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। अच्छा, तो सर आपका क्या प्रोग्राम है? आपके हवाले से हम सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। मैंने कोई फैसला नहीं किया है, और मैं इस वक्त अपने पब्लिक को लियारी, जिस तरह आपने कल परसों मीडिया में देखा होगा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा लियारी के अंदर मूवमेंट कर रहा हूं, अपने लोगों को स्ट्रांग कर रहा हूं, और
आवाम माशाल्लाह मुझे बहुत पजीराई मिल रही है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं हफ्ते में 2 जलसे कर रहा हूं, छोटे मोटे प्रोग्राम भी नहीं कर रहा हूं। अब मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। मुझे नहीं पता है कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा या किसी जमात में जाऊंगा। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम से इतने। बहरहाल ये वो इश्यूज थे जिन पर मुझे बात करनी थी और हमने ये सवालात जो है वो सामने रखे। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, पीएसपी के रहनुमा भी, और मैंने एमक्यूएम पाकिस्तान का पहले जिक्र किया कि हमने उन्हें दावत दी थी, मगर तो उन्होंने अपने पॉलिसी मामलात की वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली थी। बहरहाल हमें खुशी होती है अगर उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ आ जाता, मगर ये वो इशू था जो कि कराची की सियासत से जुड़ा है और बड़ा ही अहम इशू, और 2018 के इंतखाबात में ये इशू और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।